तो इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हमारा 763वां सेशन है और एक स्पेशल सेशन है। अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो समर्पित है डॉक्टर सी एम बोगर को। डॉक्टर सी एम बोगर का जन्मदिन है आज, और उसी उपलक्ष्य में हमने आज ये एक स्पेशल सेशन रखा है। और हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट भी हैं। वे हैं डॉक्टर अनिल सिंघल। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ IFPH फोरम पे। थैंक यू आ, सो मच डॉक्टर साहब। हाँ जी, डॉक्टर अनिल सिंघल ने एक बुक पेन की है, बोगर्स लेगेसी। ये हम सभी ने देखी है और पढ़ी भी है। और एक ये भी एक ट्रिब्यूट है डॉक्टर बोगर का, एक जो रिमार्केबल वर्क है होम्योपैथी का, होम्योपैथी के लिए। वो वो एक ट्रिब्यूट है उनकी तरफ से। तो डॉक्टर अनिल सिंघल का एक मैं छोटा सा इंट्रो देना चाहूंगी। सर BHMS MD हैं और काफी लंबे समय से, यानी कि 36 साल से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एग्जामिनर रह चुके हैं, एजुकेशन में भी काफी रोल इन्होंने प्ले किए हैं। और काफी सारे पेपर्स और CMEs भी इन्होंने पब्लिश किए हैं, पेपर्स भी पब्लिश किए हैं। और काफी गेस्ट फैकल्टी और फैकल्टीज रह चुके हैं काफी सारे कॉलेजेस में। और काफी सारे अवार्ड्स और ऑनर्स भी इन्होंने अपने लाइफ टाइम और करियर में अचीव किए हैं। तो आज सर हमारे को डॉक्टर बोगर की लाइफ से कुछ एक्सपर्ट से हमें बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने होम्योपैथी में अपना योगदान दिया है। तो सर आप स्टार्ट कर सकते हैं सेशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब एंड थैंक यू वेरी मच टू डॉक्टर साहनी साहब। उनका फ्राइडे को फ़ोन आया और उनका जो रिक्वेस्ट था तो वो मेरे लिए एक ऑर्डर था। तो दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड इट्स ए वंडरफुल वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर मी। एंड ये मेरा पहला वेबिनार होगा तो मुझे मालूम नहीं, मैं लर्न कर रहा हूँ आज सुबह से कि कैसे प्रेजेंट करना है। अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। सर आप अपनी स्लाइड्स जो हैं वो जिस तरह से आप चलाते जाएंगे उसी का आप जो भी है वो आप बोलते जाइए। अच्छा ठीक है। तो हाँ जैसे जी, हाँ। ये क्या, अगर मैं इसको पावर पॉइंट चलाऊंगा तो आप देख पाएंगे बिल्कुल सर? सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, अब आपको क्लियर है ये? हाँ जी सर, आप चाहे प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर लीजिए ऊपर से क्लिक करके। ठीक है। हाँ जी। हमारा जो टाइटल था आज की वेबिनार का वो था बोगर की विरासत। डॉक्टर CM बोगर साहब, पहले तो आज उनका जन्मदिन है, बर्थ एनिवर्सरी है, तो मैं सभी को इस बर्थ एनिवर्सरी पे बधाई देता हूँ। और साथ ही अ, विरासत जो लेगेसी है, या वर्ड इंग्लिश में लेगेसी है, बट उसको अगर हम हिंदी में कहेंगे तो विरासत। तो बोगर साहब एक विरासत छोड़ के गए और वो आज हमारी धरोहर है। वो हम उसको कैसे कीप करें और कैसे हम डिसेमिनेट करें और कैसे उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा एक छोटा सा PPT मैंने डेवलप किया आज ही, तो उसको मैं शेयर करना चाहूँगा आप सभी के साथ। हाँ, नमस्ते साथियों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक इतिहास नहीं है, बल्कि हमारी पहचान, हमारी जिम्मेदारी और हमारे भविष्य की दिशा है। बोगर की विरासत। लेकिन मैं इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहूँगा, धरोहर, जो शायद आप सभी ने और हम सभी ने शुरू से सुना भी हुआ है। विरासत अगर हम देखें, वो विरासत एक प्रॉपर्टी हो सकती है, पैसा हो सकता है, या कई बार ज्ञान, परंपरा, और जो जो हमारी पिछली पीढ़ियां छोड़कर जाती हैं वो भी एक विरासत है। जैसे कि हमें डॉक्टर हैनीमैन से मिली, वॉनिंगटन से मिली, और फिर डॉक्टर बोगर, क्योंकि आज उनका जन्म बर्थ एनिवर्सरी है, इसलिए मैं सिर्फ बोगर तक सीमित रखूंगा अपने आप को। बोगर ने इस विरासत को अपनी सोच, मेहनत और अनुभव से समृद्ध किया।
धरोहर वो होती है जिसे हम मूल्यवान मानते हैं। बोगर साहब की लेगेसी और विरासत मूल्यवान है, और ये हमारी पीढ़ी और हमारे से पहले की जितनी भी पीढ़ियां रही हैं उन्होंने सबने माना भी है, और उसको हम संवर्धित करते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो आज बोगर साहब लेगेसी पूरे वर्ल्ड में छोड़ के गए हैं वो कितना सेफ है और कितना हम इस ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन धरोहर उसे संजोने और संरक्षित करने की भावना को दर्शाती है। सर थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ सर, ये जी। आपकी स्लाइड्स मूव नहीं कर रही है क्योंकि पीपीटी शायद चल नहीं रही है। अच्छा, मेरे यहाँ तो चल रही थी बट हाँ सर, अब चलिए आप सर, ऊपर एक बटन है ऊपर स्लाइड शो का, उस पर क्लिक कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे, ऊपर की साइड लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे आप, ये ऐसे ट्राइंगल सा बना हुआ है, उसके ऊपर उस पर क्लिक करेंगे तो स्लाइड शो चल जाएगा। हाँ जी सर, और ऊपर, ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे सर, ये ऑरेंज बार पे जो ये ऑरेंज ऑरेंज एरिया है ना, उसके ऊपर वहां पे बना हुआ है। वहाँ मेरे को नजर नहीं आ रहा डॉक्टर साहब। बिल्कुल सर, एक्सट्रीम लेफ्ट पे सर देखिए। हाँ जी सर, ये हाँ जी सर, बिल्कुल इसी पे क्लिक कर दीजिए, इसी पे। ऊपर, ऊपर हाँ जी। इस पे। हाँ जी करिए। आ, ये तो टैब। नहीं नहीं, ऊपर सबसे ऊपर ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे एक तो बॉक्स जैसा आइकन है, उसके फिर बाद में ये दिख रहा है ना आपको। जी। हाँ, उस पे क्लिक कीजिए सर। डेली मीटिंग। नहीं नहीं, और सर ऊपर। मेरा माउस आपको नजर आ रहा है? हाँ जी सर, अब मैं। ये जहाँ स्लाइड्स लिखा हुआ है ना सर, स्लाइड्स के बिल्कुल ऊपर इंसर्ट लिखा है, इंसर्ट के ऊपर एक आइकन बना हुआ है ऊपर, टूल बार में देखिए सर। आई एम नॉट एबल टू सी दैट। ओके सर, इट्स ओके, चलिए आप करते रहिए, नीचे से ही हम स्लाइड्स देखते रहेंगे, बस वो स्लाइड्स आपकी मूव नहीं हो रही थी, अब मूव हो रही है, आप चलाते रहिए सर, ठीक है। वेल, ये मेरा फर्स्ट चांस है तो मुझे मालूम नहीं ज्यादा सर डिटेल्स कोई अभी नहीं, वेबिनार की। आप कंटिन्यू करिए तो सर। मैं फिर ऐसा करूंगा कि इसको ऐसे ही रन करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी सर। अब आपको नजर आ रही है स्लाइड? हाँ जी सर। ठीक है। तो अभी जी। जी। तो बोगर साहब ने जो भी विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और गहराई रिपोर्ट के निर्माण में दी, मैं सिर्फ उनके समय तक सीमित नहीं रही। ये बीच में किसी का आवाज आ रहा था। आ, आज 2025 में भारत न केवल होम्योपैथी की शिक्षा का केंद्र है, बल्कि यह बोगर की विरासत को धरोहर के रूप में जी भी रहा है। हमारी भूमिका क्या रहेगी इसमें? डॉक्टर बोगर की लेगेसी या उनकी विरासत को, बोगर की इस सोच को रोज की प्रैक्टिस में उतारना, इसे नई पीढ़ी के चिकित्सकों और विद्यार्थियों तक पहुंचाना, और इस धरोहर को आधुनिक संदर्भों में आगे बढ़ाना। हमारा उद्देश्य आज इस वेबिनार के साथ सिर्फ इतिहास को नहीं बल्कि अपने उत्तरदायित्व को समझने का भी है। हम बोगर की विरासत को सिर्फ याद नहीं करेंगे, बल्कि उसे धरोहर के रूप में स्वीकार कर उसे जीवित रखेंगे, संजोएंगे और आगे बढ़ाएंगे। होम्योपैथी के इतिहास में कई बड़े नाम हुए हैं जिन्होंने इस पैथी को आगे बढ़ाया, लेकिन इन सब में डॉक्टर साइरस मैक्सवेल बोगर का नाम सबसे अलग है और खास है। उन्होंने होम्योपैथी पर जो असर डाला वो शायद किसी और ने नहीं डाला। उनकी सोच, मेहनत और लिखे हुए काम ने होम्योपैथी को एक नई दिशा दी, और आज भी दुनिया भर के होम्योपैथिक डॉक्टर उनकी किताबों और तरीकों से सीखते हैं।
उनका जन्म 13 मई 1861 में अमेरिका के पश्चिमी पेंसिल्वेनिया में हुआ। उनका परिवार एक ऐसे वंश से जुड़ा था जिसकी जड़ें जर्मन साम्राज्य के पैल्टिनेट क्षेत्र से आती थी। उनके पूर्वज बेसिकली वो जर्मन से ही बिलोंग करते थे। उनके पूर्वज 1732 में एक जहाज के जरिए फिलाडेल्फिया पहुंचे थे और वहीं से अमेरिका में बोगर परिवार की यात्रा शुरू हुई। क्योंकि अगर हम टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं तो हमें ये पढ़ने को मिलता है कि वो उनको जर्मन लैंग्वेज भी आती थी। लेकिन जर्मन लैंग्वेज क्यों आती थी उनको? क्योंकि वो जर्मन फैमिली ही थी और उनके घर में जर्मन लैंग्वेज बोली जाती थी, समझी जाती थी। इस मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि और शिक्षित माहौल ने बोगर के शुरुआती जीवन और आगे बनने वाली सोच की बुनियाद रखी। मेरा बोगस लेगेसी पब्लिश करने के बाद कई डॉक्टरों से कम्युनिकेशन हुआ और ये चेरिल ब्रैग पीएचडी हैं यूएस के अंदर। ये डॉक्टर सीएम बोगर की ग्रेट ग्रैंड डॉटर हैं। इनसे भी मेरा कम्युनिकेशन हुआ और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, उनकी पुरानी फ़ोटोज़ जो मैं आज शेयर करूँगा वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, बट चूंकि मैं अपनी पर्सनल पीपीटी में उनको दिखा सकता हूँ, बट पब्लिकेशन के लिए नहीं है ये। साइरस, उनसे जब कम्युनिकेशन हुआ तो उन्होंने और भी डिटेल में बताया। साइरस मैक्सवेल बोगर का नामकरण उनके पिता और नाना के नाम पर हुआ। साइरस नाम उनके पिता से लिया गया। मैक्सवेल उनके नाना ह्यू मैक्सवेल के नाम से जोड़ा गया। और बोगर परिवार की जड़ें जर्मनी के बाडेन बुटमबर्ग राज्य के एक छोटे शहर से आती हैं और बोगर का मतलब वहां पे था, ये इट्स ऑक्यूपेशनल नेम इन जर्मन, जिसका मतलब है धनुष बनाने वाले। बोगर, यह नाम उनके पारिवारिक इतिहास और विरासत का एक अहम हिस्सा रहा और उनके व्यक्तित्व में भी झलकता है। बचपन में बोगर के चारों ओर बचपन से ही जर्मन भाषा बोली, लिखी और पढ़ी जाती थी। चाहे वो उनके पिता हो, दादा दादी या चर्च के उपदेश भी। मेरे को उन्होंने उनकी फर्स्ट बाइबल की फोटो भी भेजी, तो वो शायद मैं आगे दिखाऊंगा। तो जो भी वहाँ पे होता था उस कम्युनिटी में, क्योंकि जर्मन मूल के लोग थे तो जर्मन लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ होती थी। और शायद इसी कारण होम्योपैथी के जो जर्मन स्रोत उन्होंने समझे, वो शायद उनको हेल्प किया जर्मन लैंग्वेज और जर्मन कम्युनिटी की वजह से। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद साइरस मैक्सवेल बोगर लेबनान शहर से बाहर गए और उन्होंने डॉक्टर एक जैकब एच स्टीन थे जो होम्यो जो एलोपैथिक फार्मास्यूटिकल कंपनी उस टाइम होती थी उसमें काम करते थे, एंड ही वाज ए ग्रेजुएट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। उनके साथ डॉक्टर बोगर ने काम करना शुरू किया एंड उस उनके साथ आने के बाद उन्होंने फार्मेसी कॉलेज के अंदर एडमिशन भी लिया और वो उन्होंने फार्मेसी का कोर्स भी पूरा किया। ये उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर ने शेयर की, उनकी बहुत शुरू की वेरी यंग स्टेज की फोटो है डॉक्टर सीएम बोगर की। हालांकि हमारे पास अब अ, कैसे वो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से उठ के होम्योपैथी में आए, मैंने काफ़ी रिसर्च की और उनसे पूछा भी, बट ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं कि कैसे ही टर्न इनटू होम्योपैथी। ये एक बात होती है कि जब आप फार्मेसी कॉलेज में होते हैं और मेडिसिन प्रिपरेशन के अंदर होते हैं तो यूजुअली आपको पता होता है कि उस एरिया में मेडिसिन्स कैसे बनाई जा रही हैं, एपोथेकेरीज कैसे डिस्पेंस कर रहे हैं। और उस टाइम पे होम्योपैथी चूंकि वहाँ पे फेमस थी, तो उनको पता चला कि
होम्योपैथिक मेडिसिन भी कैसे बनाई जा रही हैं। और जब उन्होंने शायद इस होम्योपैथिक दवाओं को तैयार करने की जो खास पद्धति होती है, जिसमें हम सब जानते हैं सीरियल डाइल्यूशंस और सकशंस, वो शायद उनके लिए प्रेरणा स्रोत रहे होंगे, और जिससे कि उनकी जिज्ञासा बढ़ी होगी कि ये मेडिसिन्स किस तरह से काम करती हैं। और होम्योपैथी को उनकी जो समझने और अपनाने का बीज अगर हम कहेंगे, तो वो था प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, क्योंकि ही वाज ए ड्रग क्लर्क एंड एज वेल एज ही वाज स्टडिंग द फार्मेसी कॉलेज। तो जो डॉक्यूमेंट स्कैन करने के बाद पता चला कि 1888 के अंदर उन्होंने हैनीमन मेडिकल कॉलेज फिलाडेल्फिया में होम्योपैथी की पढ़ाई पूरी की थी। ही गॉट द डिग्री फ्रॉम दिस कॉलेज, एंड उसी साल उन्होंने 1888 में अपने पार्कर्सबर्ग के अंदर अपनी होम्योपैथिक प्रैक्टिस शुरू की। और अगर हम होम्योपैथिक कॉलेज के अंदर का जो डॉक्यूमेंट्स है, वहाँ पे एक लाइन हमें देखने को मिलती है, 1888 बोगर साइरस मैक्सवेल जूनियर, क्योंकि इनके फादर के नाम पे था, एंड ही वाज ग्रेजुएट इन होम्योपैथी। ये शायद थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। डॉक्टर बोगर की पहचान एक कुशल और समर्पित होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में लगातार बढ़ती गई। जब उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की 1888 में, उनकी गहरी विशेषज्ञता, रोगी के लक्षणों की सूक्ष्म समझ और स्वास्थ्य के प्रति निष्ठा ने उन्हें समाज में एक विश्वसनीय और सम्मानित डॉक्टर बनाया। उनकी लगन और सेवा भावना साफ झलकती थी उनके हर केस में। ये उसी टाइम पीरियड की उनकी एक फोटो है, जो नहीं मिलती है इंटरनेट के ऊपर। ये डॉक्टर नॉर्बर्ट विंटर हैं जर्मनी में, जिन्होंने उनके सिग्नेचर की कॉपी मुझे भेजी, वेरी ट्रूली योर्स सीएम बोगर, ये उनके सिग्नेचर था। एंड दिस इज द बाइबल ऑफ द सीएम बोगर, जो उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर ने मेरे साथ शेयर किया। ये उनकी फर्स्ट वाइफ थी। शी डाइड इन वेरी यंग एज। ये पहली मैरिज थी। नाम मेरे को, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग। और 2 साल के बाद समहाउ शी डाइड। इससे इनको एक डॉटर थी, जो वो भी 3 साल की एज में एक्सपायर हो गई थी। फिर इनकी सेकंड मैरिज बर्था के साथ हुई, जिसके साथ छः छः बच्चे थे। ये 6 किड्स थे डॉक्टर सी एम बोगर के सेकंड वाइफ से। और सेकंड वाइफ के साथ डॉक्टर सी एम बोगर की एक रेयर फोटोग्राफ शायद हमें नहीं देखने को मिलती है। और ये उनके सारे बच्चे, और इन्हीं में से एक बच्चे की डॉटर जिन्होंने मेरे साथ ये फोटो शेयर की। ये 1912 की उन्होंने अभी बहुत सारे इंफॉर्मेशन उनके पास है, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज, स्पेशली क्योंकि फर्स्ट वाइफ से उनको कोई बच्चे नहीं थे। एक बेटी थी बट शी डाइड, एंड थर्ड वाइफ से कोई बच्चे नहीं थे। तो सेकंड वाइफ से लेटर ऑन समवेयर 1920 के पास डाइवोर्स हो गया था। तो ये थोड़े से बच्चे उनके साथ एंटी रहे, और मिलना जुलना बंद हो गया। और थोड़ा सा एक, मैं कहूँगा कि एक अलग से कोई जुड़ाव नहीं रहा था बाद के दिनों में डॉक्टर सी एम बोगर के साथ। और इस वजह से इन्होंने जो भी डॉक्टर बोगर की कुछ अभी भी पांडुलिपि इनके पास हैं, जो कि वो पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहते हैं, ये मेरे को पता चला। ये 1912 की एक इंटरनेशनल होम्योपैथ हैनीमैनियन एसोसिएशन की मीटिंग थी, जिसमें अगर आप देखें तो ये डॉक्टर सी एम बोगर हैं ऑलमोस्ट सेंटर के अंदर। तो ये एक ग्रुप फोटो है जो हमें नहीं देखने को मिलती है। ये
उनकी थर्ड वाइफ एना, ये उनकी फैमिली है, और सीएम बोगर साहब, ये भी एक रेयर फोटोग्राफ है डॉक्टर सीएम बोगर की, जो हमें नहीं देखने को मिलती है। जब मैं अपनी बुक पब्लिश करने के लिए काम कर रहा था 23 के अंदर, तो जब मैं काफ़ी सर्च कर रहा था कि एक फ़ोटो जो कवर पेज के लिए एक अच्छी फ़ोटो हो, सब लगाते हैं डॉक्टर सीएम बोगर साहब की, लेकिन एक ये रेयर फ़ोटो थी जो डॉक्टर नॉर्बर्ट विंटर ने मेरे साथ शेयर की समवेयर इन जुलाई अगस्त 2023 में। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर इसकी कोई बेटर कॉपी अगर मिल सके, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि ये फ्रेम्ड फोटो थी जिसकी उन्होंने अपने मोबाइल से फोटो लेकर भेजी थी, तो वो इतनी क्लियर नहीं थी। उन्होंने कहा कि यही एक मेरे पास है, और उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर से मैं पूछूंगा अगर कुछ मिल सके, तो वो उन्होंने मना कर दिया समहाउ। तो फिर मैंने यहाँ पे गुड़गांव में दो तीन अ, जो फोटोग्राफर्स होते हैं उनकी हेल्प ली, और इसको किस तरह से हम एनलार्ज कर सकते हैं, प्रिंटेबल बना सकते हैं और देखने में ये अच्छी लगे। तो ये फिर निकल के आई फ़ोटो, और ये कंपैरिजन के लिए मैंने लगा रखा है कि ओरिजिनल फ़ोटो जो मुझे मिली थी और जो बाद में उसको फोटोग्राफर्स ने इसको इम्प्रूव किया, और यही अब बोगर्स लेगेसी का कवर पेज भी है। और इसी अभी एक जनरल, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट हिज लाइफ। 30 नवंबर 1929, डॉक्टर बोगर के जो क्लिनिक था वहाँ पे, उसके पीछे ही एक ऑडिटोरियम था, तो उसमें एक बहुत बड़ा फायर इंसिडेंस हुआ था, जिसकी वजह से वो पूरा कॉम्प्लेक्स जल गया था। और वो उस दौरान के अंदर बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, और उसमें से उनकी कई इम्पोर्टेंट जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो भी जल गई थी। ये हमें बुक्स में भी, बुक्स में एक एक लाइन देखने को मिलती है, कई बार कहीं इस बात का जिक्र भी नहीं मिलता कि क्या हुआ था। ये उन्होंने ये जिस दिन फायर लगी थी, ये यहीं कहीं पर उनका क्लिनिक था इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, और उस दिन -20 टेम्परेचर था मॉर्निंग के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं कि स्नो आइसिकल्स वहाँ पे बर्न्ट मार्केट कॉम्प्लेक्स है, और इवन आइसिकल्स भी हैं उस टाइम पे। तो एक ये रेयर फोटोग्राफ है जो उनके क्लिनिक कॉम्प्लेक्स की थी। और एक्चुअली अगर मैंने इसको फिर ट्रेस आउट करने की कोशिश की कि उनका क्लिनिक उस टाइम अगर वही एड्रेस क्या यूएस में देखने को मिलता है, तो यस, जो उनका एड्रेस था 225 सेवन्थ स्ट्रीट पार्कर्सबर्ग, वेस्ट वर्जीनिया, तो वहाँ पे ये अभी एक बिल्डिंग है। और जो ये एसी आप देख रहे हैं और ये जो गेट देख रहे हैं, यही एक एड्रेस है जो ये बताता है कि यहीं पर उस टाइम पे डॉक्टर सीएम बोगर साहब का क्लिनिक रहा होगा। और और ऐसा नहीं है कि एक पहला इंसिडेंस था, ये फायर इंसिडेंस उनके क्लिनिक में सेकंड टाइम था। और 20 दिसंबर 1929 को बोगर साहब का एक लेटर मिलता है जो उन्होंने अपनी बेटी को क्रिसमस पे लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था, इंग्लिश में लिखा था, यहाँ पे ये हिंदी ट्रांसलेशन है। हम किसी तरह से काम चला रहे हैं आग के बाद, ये दूसरी आग थी जिसने हमें पहली की तुलना में कहीं ज्यादा जला दिया। इस एक वाक्य से उनकी टूटन, हताशा और संघर्ष करते रहने की भावना महसूस होती है। यह पत्र न केवल एक पिता का अपनी बेटी से सच्ची बात कहने की झलक है, बल्कि एक वैज्ञानिक और चिकित्सक के रूप में बोगर के आंतरिक संघर्ष को भी दर्शाता है। और अ,
1935 में जब वो 74 इयर्स के थे, और तब तक उन्होंने क्लिनिक भी रन किया और इंटरनेशनल हैनीमैनियन एसोसिएशंस की मीटिंग्स में और सेमिनार्स के अंदर वो अ, उतने ही अटेंटिव थे उस टाइम पे। लेकिन सोमवार 26 अगस्त 1935 को आई थिंक वहाँ पे डिब्बा बंद खाना खाने का रिवाज रहा होगा उस टाइम भी, आज तो है ही। तो उन्होंने टमाटर कुछ खाए और शायद वो स्टेल हो गए थे, और उसके बाद उनको फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स शुरू हुए, एंड वो शायद उसको मैनेज नहीं कर पाए, खुद ही हॉस्पिटल गए एडमिट होने के लिए। एंड फूड पॉइजनिंग के बाद उनको ग्लोमरुलोनेफ्राइटिस भी हुआ, किडनी फेल होनी शुरू हो गई, एंड फाइनली ही डाइड ऑन 2nd of September 1935। तो जब हम उनकी एक, ये मेरी बुक का पहला सेक्शन है, फर्स्ट चैप्टर है, जिससे कि मैंने ये इंफॉर्मेशन आज के लिए प्रिपेयर की, इससे ज़्यादा उस बुक के अंदर होगी। ये उनका ग्रेव स्टोन है डॉक्टर सी एम बोगर का। डॉक्टर सी एम बोगर ने यूएस में उस टाइम पे एक प्रॉपर्टी भी परचेज की थी अपने बच्चों, अपनी फैमिली के लिए, जो अभी इन बच्चों के पास है, जो सेकंड वाइफ से थे। और ये आज भी एग्जिस्ट करता है बिल्डिंग, बट चूंकि उनके बच्चों ने इसको एनोनिमस रखा है, तो कोई जानता नहीं है कि डॉक्टर सी एम बोगर का ये एक बड़ा फार्म हाउस था, इसको फार्म हाउस था। और अब इसका जो एड्रेस है 26th स्ट्रीट, पार्कर्सबर्ग, वेस्ट वर्जीनिया, यूएसए है। और ये अभी भी बिल्डिंग एज इट इज़ है, 3 स्टोरी बिल्डिंग उन्होंने बिल्ड की थी। और उनकी डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर ने बताया, अगर आप यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ देख रहे हैं कोने पे, तो यहाँ पे एक झूला होता था, उन्होंने बताया। और जो उनकी सेकंड वाइफ थी, वो यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड करती थी झूले पे बैठ के। तो और इस बिल्डिंग के अंदर 13 रूम्स उस टाइम पे थे, 13 कमरे, और वो आज भी अभी एग्जिस्ट करते हैं, और ये बिल्डिंग आज भी एग्जिस्ट करती है। ये मैंने उन्होंने जो फोटो थी वो ट्रांसपोज थी, और ये एक्चुअल फोटो आई गॉट इट फ्रॉम गूगल अर्थ से, मैंने इसको स्कैन करके एड्रेस को, और उस जो उन्होंने फोटो भेजी थी उससे पूरा मैच करके ये रियल फोटो, जो कि गूगल के कैमरे ने ली, कैप्चर की। आई थिंक अभी शायद ये उन्होंने ब्लर ब्लर करा दी है, तो देखने को नहीं मिलती है, बट आई वॉज लकी टू गेट द फोटो ऑफ द डॉक्टर बोगर्स बिल्डिंग। बट ये एनोनिमस है, अभी किसी को मालूम नहीं। हाँ, तो अगर अब हम उनकी थोड़ी सी लिटरेरी वर्क को देखेंगे। अपने चिकित्सकीय जीवन के शुरुआती दौर में डॉक्टर बोगर को डॉक्टर बोनिंगसन की कार्यशाली और विश्लेषण पद्धति से गहरी प्रेरणा मिली। इस प्रेरणा ने उन्होंने इतना प्रभावित किया कि उन्होंने बोनिंगसन की जो रिपर्टरी थी, रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक, उसका उन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया, और उस ताकि लोग उसको, क्योंकि जर्मन उनको आती थी, जर्मन में थी, और उन्होंने इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया, और इसको 1900 में पब्लिश किया। ये सब स्टूडेंट्स और हम होम्योपैथ जानते ही हैं। डॉक्टर बोगर के मन में एक स्पष्ट और दूरदर्शी सोच थी कि बोनिंगसन के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को ही एक पुस्तक में समाहित किया जाए, ताकि होम्योपैथिक चिकित्सकों को एक व्यवस्थित और संपूर्ण संदर्भ बुक उपलब्ध हो सके। यह केवल एक संपादन का कार्य नहीं था, बल्कि एक दृष्टिकोण था समझने, जोड़ने और परिपूर्ण करने का। बोगर की यह सोच दर्शाती है कि वे केवल अनुयायी नहीं थे, बल्कि एक सुनियोजित दृष्टा भी थे, जिन्होंने होम्योपैथी को आसान, सटीक और व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत करना चाहते थे। इस सोच से उन्होंने, जैसे हमें मालूम है, बीबीसीआर पब्लिश की,
बोगर्स बोनिंगसंस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिपर्टरी। और ये हम सब जानते हैं कि 1905 के अंदर उन्होंने पब्लिश की थी। तो 1888 में होम्योपैथ बने। फिर 1895 में थोड़ा सा वो सोशली एक्टिव हो गए, और जिस तरह से आज मैं वेबिनार में बैठा हूँ, तो वो हर साल इंटरनेशनल हैनीमैनियन एसोसिएशन के 3 दिन का जून के अंदर सेमिनार होता था, कॉन्फ्रेंस काइंड, तो उसमें जाते थे रेगुलरली। 1895 में उन्होंने आईएचए ज्वाइन किया था, और उसके बाद से बहुत सारे आर्टिकल्स उनके पब्लिश होते रहे। 1895 के बाद वो एक्टिव थे, उनके बहुत सारे आर्टिकल्स हमें उस पीरियड के बाद से देखने को मिलते हैं। फिर 1900 के अंदर उन्होंने रिपर्टरी को ट्रांसलेट किया। फिर जो उसके अंदर फॉल्ट थे कि ग्रैंड जनरलाइजेशन है थेराप्यूटिक पॉकेट बुक में, और उस टाइम पे कैंट साहब भी आ गए थे, उनकी रिपर्टरी थी जिसमें कि जो ओवर जनरलाइजेशन है उसको रिमूव करना है, और अ, दूसरे जो पर्टिकुलर्स हैं वो डालने हैं। तो ये बोगर साहब के मन में भी था कि जो एक फॉल्ट है या जो सेंस ऑफ ओवर जनरलाइजेशन है उसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। और उन्होंने थेराप्यूटिक पॉकेट बुक जो ओरिजिनली जो मैन्युस्क्रिप्ट थी बोनिंगसन साहब की, वो डनहम के थ्रू होते हुए लिपे के बेटे के से होते हुए वो बोगर साहब के पास पहुंची, और बोगर साहब ने उन सब काम को मर्ज करके लॉजिकली 1905 के अंदर फिर बीबीसीआर पब्लिश किया था। मेरी कम्युनिकेशन, वेल मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि बोगस लेगेसी ये काम मैंने जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जयपुर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर एम पी के खुंटेटा के अंदर एडमिशन लिया, और उसके बाद से मेरा एक टॉपिक सर्च करना था कि मैं मेरे को थीसिस सबमिट करनी है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो वो एक डिफ़िकल्ट टास्क था कि क्या टॉपिक होना चाहिए आपका। ये बात है 2002 की। और इंटरेस्टिंगली ये है कि मैं रिपोर्टरी में एडमिशन ही नहीं लेना चाहता था, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मटेरिया मेडिका थी। बट समहाउ उस टाइम पे मुझे पता चला कि कैलकाटा के एक टीचर थे मटेरिया मेडिका के, तो उनका किसी तरह से वो एक मटेरिया मेडिका की सीट उनको मिली, और जो मेरी सेकंड ऑप्शन थी रिपोर्टरी की मुझे वो मिली। अब रिपर्टरी के अंदर भी कुछ काम करना था, और मेरा मन था कि मैं लिटरेरी कुछ इस तरह का करूं जो यूनिक हो, डिफरेंट हो, जो किसी ने ना किया हो। जो आज मैं बोगस लेगेसी पब्लिश की 23 के अंदर, ये कलेक्शन थी मेरी 2002 की पोस्ट ग्रेजुएशन के काम की। तो मैं कैंटियन वे में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि पहले तो मेट्रिया मेडिका से रिपर्टरी, और रिपर्टरी में मैं कैंटियन में नहीं जाना चाहता क्योंकि ऑलरेडी मैं एक कैंटियन प्रोजेक्ट पे काम करना कर रहा था उस टाइम पे। तो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे जो कि कैंटियन फॉर्मेट पे था। तो टू मेक इट माई सेल्फ सेपरेट फ्रॉम दैट एंटिटी, मैंने फिर बोगर बोनिंगासन को चुना, और उसमें स्पेशली बोगर सिनाप्टिकी को। और मेरे गाइड थे डॉक्टर एम पी आर्या साहब पुणे से, तो उनके साथ मेरी कम्युनिकेशन होती रही, और आ, वो काम 2002 से 2004 तक मैंने किया। और फिर वो शायद फाइलों में गुम हो गया। आ, आप बिजी हो जाते हो प्रैक्टिस में, टीचिंग में या समहाउ, और एक लिंक खत्म हो जाता है। और 2020 में जब पैंडेमिक लॉकडाउन लगा और आप घर में रहे, आपके पास कोई काम नहीं था करने के लिए, मैंने सोशल मीडिया पे भी नहीं था, तो इसलिए मेरे पास टाइम ही टाइम था उस टाइम पे। तो आई थॉट कि मैं अपनी क्या चीज़ें हैं जो इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मैंने देखा कि मेरे पास 2002 की बहुत सारी फाइलें थी, बहुत सारा मटेरियल था जो फाइलों में था। और क्योंकि जब आप
थीसिस पे काम करते हैं। तो थीसिस का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बट वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन थीसिस में नहीं आती है, बट समहाउ आप उसको रिटेन रखते हो। सो आई थॉट कि थीसिस अपनी जगह है, थीसिस में से जो मैं निकाल सका टू मेक इट ए बुक फॉर्म, और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थी उसको मैंने एक श्रृंखला में पिरोना शुरू किया। 2020 के अंदर फर्स्ट टाइम मुझे कोविड भी हुआ, और एक बार सीवियर भी था। फिर 2021 में भी देखा हमने, इट वाज ए हवॉक इन इंडिया। एंड फिर 22 में भी हमने देखा कि ओमिक्रॉन था, और आई ऑल्सो सफर्ड सेकेंड टाइम। 22 में मैंने सोचा कि नहीं, अब क्योंकि एक लेटर बोगर साहब ने धावले साहब को लिखा था, जब वो कंपाइलेशन कर रहे थे अपना बीबीसीआर और जनरल एनालिसिस, क्योंकि जनरल एनालिसिस डॉक्टर धावले साहब ने पब्लिश किया था उनकी डेथ के बाद। तो उस लेटर के अंदर बोगर साहब ने यही लिखा था कि टाइम बहुत कम है, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई हैपनिंग हो, तो मैं इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहता हूँ, जो कि उन्होंने बीबीसीआर के लिए लिखा था। और उस लेटर को एम एल धावले साहब की जो प्रिंसिपल्स बुक है होम्योपैथी की, उसके अंदर वो लेटर पब्लिश है। और वो लाइन जो बोगर साहब की थी, और चूंकि 20 साल से मेरे पास मटेरियल था, और 2 बार मैं सफ़र भी किया, तो वो लाइन मेरे दिमाग में बजने लगी कि नहीं, यू नेवर नो। तो 23 के अंदर फिर मैंने इसको सोचा कि नहीं, पब्लिश करना ही है, और उसको पब्लिश किया बोगर साहब। और टाइटल बोगर्स लेगेसी एंड ऑगमेंटिंग द सिनॉप्टिक की रिपर्टरी बेस्ड ऑन माय थीसिस, उसको मैंने रखा। तो उसी में से कुछ मैं शेयर कर रहा हूँ आज। तो जब मैं कम्युनिकेशन कर रहा था, सभी क्योंकि 95 ऑनवर्ड्स हमारे यहाँ पे इंटरनेट आ गया था इंडिया में, और मैंने इंटरनेट भी यूज़ करना शुरू कर दिया था उस टाइम पे। और थीसिस से रिलेटेड 2002 में इंटरनेशनली भी बहुत लोगों से मेरी ईमेल हुई है, वो ईमेल्स आज तक मेरी फाइलों में लगी हुई हैं। और मेरे गाइड थे वो लर्नेड, आई थिंक उनके लिए कुछ बोलने की मेरे पास कोई शब्द नहीं है, डॉक्टर आर्या साहब थे। तो जब उनसे बातचीत होती थी, तो उन्होंने जो जो बीच में हमारी कम्युनिकेशन होती थी, तो उसी में से कुछ पॉइंट्स मैंने पिक किए। तो उन्होंने यही लिखा था, दिस रिपोर्टरी बीबीसीआर इज अ ब्रिज बिटवीन वेरी फ्लेक्सिबल बोनिंग आसन एंड वेरी रिजिड कैंट, so it enjoys best of the both world। स्वर्गीय डॉक्टर एम एल धावले जो स्वयं एक महान होम्योपैथिक विद्वान थे, उन्होंने डॉक्टर बोगर द्वारा किए गए अनुवाद कार्य की अत्यधिक सराहना की, क्योंकि बीबीसीआर में ये माना जाता है कि उन्होंने काफ़ी रूब्रिक्स टीपीबी के, जो कि एलन साहब ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे, वो बोगर साहब ने भी ट्रांसलेट किए दोबारा से, और उनको बीबीसीआर में कलेक्ट किया। तो एम एल धावले साहब ने अपनी बुक के अंदर यही लिखा हुआ है कि बोगर द्वारा जर्मन से अंग्रेजी में किए गए मूल रूब्रिक्स के अनुवाद की गुणवत्ता, ये हिंदी ट्रांसलेशन है उसका, एलन की तुलना में अधिक सटीक और विश्वसनीय है। तो जो बीबीसीआर के अंदर जो रूब्रिक्स थेराप्यूटिक पॉकेट बुक में देखेंगे, और फिर वही रूब्रिक्स जो बीबीसीआर के अंदर आए, तो उनकी ट्रांसलेशन इज मच बेटर देन द एलेंस टीपीबी। 2002 में जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, और उस दौरान में डॉक्टर एल एम खान साहब जो हमारे गुरु हैं, और आई थिंक हम सभी जानते हैं, और वो दिल्ली में उस टाइम पे सिनॉप्टिक की और बोगर एंड बोनिंगसन इस तरह की क्लासेस हुआ करती थी, जिसको कि मैंने अटेंड भी किया। और कई बार चूंकि उनके कुछ पेशेंट्स दिल्ली में भी होते थे,
तो मैंने वो पेशेंट्स भी अटेंड किए, और जिसमें कि बोगर साहब को जानने का और बोगर सिनाप्टिक की कैसे यूज़ करना है वो सब सीखने को मिला। तो उन्हीं की कुछ स्क्रिप्ट्स मैंने यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट की हैं। डॉक्टर बोगर के अनुसार रोग विज्ञान केवल शारीरिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि होम्योपैथिक दार्शनिक फिलोसफिकल एंगल और दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उनकी अवधारणा में जो हम पैथोलॉजिकल जनरल्स कहते हैं, वो किसी रोगी में किसी रोग प्रक्रिया या विकृति पैथोलॉजिकल फिनोमेना को पूरे व्यक्ति में किस प्रवृत्ति से प्रकट करता है उसका संकेत देते हैं। यह सिर्फ बीमारी के स्थानीय लक्षण नहीं है बल्कि यह दिखाते हैं कि रोगी का संपूर्ण मस्तिष्क, शरीर और जीवन शक्ति, वाइटल फोर्स किस प्रकार से रोग का सामना करता है और उसमें प्रतिक्रिया करता है। इस दृष्टिकोण ने होम्योपैथिक विश्लेषण में एक नया आयाम जोड़ा, जिससे रोग को सिर्फ उसके नाम से नहीं बल्कि व्यक्ति की प्रकृति, प्रतिक्रियाओं और अभिव्यक्तियों के आधार पे समझने का रास्ता खुला। ये उन्होंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया था, जो बोगस लेगेसी के अंदर भी है। तो अगर हम देखें तो 1905 में बीबीसीआर पब्लिश हुई थी, उसका सेकंड एडिशन, क्योंकि ये लेटर में जो एमएल धावले साहब का लेटर है उसमें मैंने जिक्र किया कि जैसे उन्होंने लिखा कि मैं इस काम को पूरा करना चाहता हूँ बिफोर इट्स टू लेट। तो बट लेकिन जो प्रकृति है वो 1935 में नहीं रहे, और उसके बाद वो सारा काम उनका इंडिया में आया, और 1937 के अंदर सेकंड एडिशन इसका पब्लिश हुआ रॉय एंड कंपनी से, बॉम्बे से। जब मैं 2002 में कर रहा था तो मैंने रॉय एंड कंपनी को 2-3 लेटर भी भेजे कि अगर उनकी मैन्युस्क्रिप्ट देखने को मिले, और अ, क्या उनके नोट्स आए थे बीबीसीआर, क्योंकि उस दौरान में मैं डॉक्टर जुगल किशोर साहब के पास भी जाता था, और मैंने डॉक्टर डॉक्टर जुगल किशोर साहब के पास फर्स्ट एडिशन बीबीसीआर का वो भी अपनी आंखों से देखा हुआ है। एंड जो कि जब हम कॉलेज में थे और जो हमारे पास बीबीसीआर सेकंड एडिशन थी, वो उससे डिफरेंट थी उस टाइम पर। और आई थिंक वर्ल्ड में कहते हैं कि एक या दो या तीन कॉपीज ही फर्स्ट एडिशन ऑफ बीबीसीआर की थी। लेकिन ये मैंने अपनी आंखों से उनके पास देखी है। एंड 23 के अंदर जब मैं अपनी बुक फाइनलाइज कर रहा था, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं डॉक्टर अरविंद किशोर साहब से मिलूं और उनसे इस बारे में बात करूं, इफ आई गेट अ पिक्चर ऑफ दैट बुक। तो मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे बुक दी, लेकिन वो सेकंड एडिशन था। लेकिन उन्होंने कहा कि शायद उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में हो बीबीसीआर वन, वो शायद ढूंढनी पड़ेगी। तो मैं शायद फिर उस बीबीसीआर फर्स्ट एडिशन जो 1905 में ओरिजिनल यूएस से प्रिंटेड था, वो देखने को नहीं मिली फिर। तो वो बीबीसीआर वन एंड फिर उनके बाद बीबीसीआर यहाँ पे 2-3 पब्लिशर्स आए, उन्होंने जब वहाँ पे प्रिंट होती रही डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर। और रॉय एंड कंपनी के पास भी उनकी मैन्युस्क्रिप्ट या कोई भी ऐसा चीज़ नहीं मिला। और 23 के अंदर मैं डॉक्टर बिपिन जैन, जो डॉक्टर एमएल धावले स्कूल है उनके प्रिंसिपल साहब हैं, उनसे भी मेरी कम्युनिकेशन हुई। तब उन्होंने बताया कि यस, उनके पास डॉक्टर बोगर साहब के कुछ लेटर हैं, या जो बाद में डॉक्टर रॉबर्ट्स के साथ थे लेटर, जो मटेरियल इंडिया आया था। तो बट लेकिन उसमें किसी में भी कुछ लिटरेरी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। एंड वो आई थिंक वी लॉस्ट द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ बोगर, स्पेशली बीबीसीआर टू। इसी सिलसिले में हमारे टीचर डॉक्टर डीपी रस्तोगी साहब ये सब जानते ही हैं, मैं उनसे भी मिलता था, यहाँ पर गुड़गांव में प्रैक्टिस वो करते थे, तो हर हफ्ते हर 15 दिन बाद मैं उनसे मिलता रहा।
तब उन्होंने मुझे एक इंसिडेंस बताया कि वो एक बार किसी कॉन्फ्रेंस में अमेरिका गए और समहाउ उनकी ग्रैंड डॉटर से उनका मिलना हुआ। और जब वो ग्रैंड डॉटर से मिले और तब उन्होंने बताया कि ग्रैंड डॉटर को सिर्फ इतना ही मालूम था कि उन्होंने बोगर सिनॉप्टिक की पब्लिश की है। और जो बीबीसीआर फर्स्ट एडिशन 1905 में जो हमारे लिए मेगा वर्क है, वो उसके बारे में उनको पता ही नहीं था कि बीबीसीआर इतना बड़ा कंपेंडियम भी डॉक्टर बोगर साहब ने पब्लिश किया था। और डॉक्टर रस्तोगी सर ने बताया कि उनके पास उस टाइम बीवीसीआर थी और वो चूंकि कैरी करते थे, तो उन्होंने उनको गिफ्ट किया। और उस बदले में उनकी ग्रैंड डॉटर ने डॉक्टर बोगर साहब की क्लिनिक की यूज की हुई उनकी दो मेडिसिन की वायल जो आप देख रहे हैं फोटो में, वो एज ए ऑनर, एज ए गिफ्ट डॉक्टर बोगर साहब का उन्होंने उनको दिया। ये उस टाइम की फोटो नहीं है। मैं 2020 में, तो मेरा 2002 के अंदर मैं जब ये काम कर रहा था, तो ये सारी इंफॉर्मेशन को मेरे को मिली थी, मेरे को मालूम था, ये मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ था। जब मैं अपनी बुक फाइनल कर रहा था 2023 मई के अंदर, दिल्ली होम्योपैथिक बोर्ड में इलेक्शन हुआ था। और उस दौरान में उनके जो बेटे साहब हैं डॉक्टर नवनीत रस्तोगी, उनसे मिलना हुआ। और मेरे दिमाग में ये बात थी कि अगर अगर ये दो फोटो, ये वायल्स अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि ये बात है समवेयर 98 99 2000 की। और जब डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई थी तो ये बात थी 2002 2003 की। अब 2023 के अंदर ये एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं, तो डॉक्टर नवनीत ने मेरे को एश्योर किया कि यस, उनके पास ये है, इट्स ए नॉवल थिंग। एंड उन्होंने मेरे साथ फोटो शेयर की, उन्होंने इमिडिएटली मुझे फोटो खींच के ईमेल किया, जो कि मैंने अपनी बोगस लेगेसी बुक में भी इसको, और ये देखने को नहीं मिलती। ये डॉक्टर सीएम बोगर के यूज की हुई होम्योपैथिक वायल्स हैं, जो आज हम उनके जन्मदिन पे देख रहे हैं। ये डॉक्टर जुगल किशोर साहब का क्लिनिक लाइब्रेरी है। जिन भी लोगों ने देखा है, डॉक्टर जिनको भी अपॉर्चुनिटी मिली है डॉक्टर जुगल किशोर साहब के क्लिनिक में जाने की, उस टाइम पे जब वो थे, इट्स ए मैसिव लाइब्रेरी एंड मैसिव कलेक्शन ऑफ होम्योपैथिक बुक्स। ये चारों दीवारें, वो एक बहुत बड़ा हॉल है, जो हॉल कम क्लिनिक एंड उनका एरिया था, कॉमन एरिया। इट्स ए फुल ऑफ बुक्स। यहाँ पे मैंने BBC R1 देखी थी, बट समहाउ वो दोबारा से देखने को नहीं मिली। और ये फोटो फिर जब मैं डॉक्टर अरविंद के यहाँ गया था तब मैंने ली थी। तो आज ये सब याद करके अच्छा लग रहा है, बट समहाउ मेरे को बाहर से जो 1905 की जो BBC R थी, उसका फ्रंट पेज, जो टाइटल पेज होता है, वो मेरे को इमेज मिली, और वो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ सबके साथ। ये फर्स्ट वर्जन था, फर्स्ट एडिशन था बीबीसीआर का। और ये सेकंड एडिशन जो फर्स्ट टाइम 1937 के अंदर पब्लिश हुआ था रॉय एंड कंपनी का, ये वो पेज है। लेकिन उसके बाद जो फिर जो पब्लिशर्स आए, वहाँ फिर नीचे पब्लिशर और पब्लिशिंग ईयर खत्म होता चला गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ सम कॉपीराइट इशू या अदरवाइज। तो ये अब हमें देखने को नहीं मिलता है ओरिजिनल पेज। एक जब हम पढ़ते हैं पुराने जर्नल्स, तो होम्योपैथिक रिकॉर्डर एक काफ़ी अच्छा जर्नल था यूएस का, जो हर महीने अपना मैगजीन पब्लिश करते थे। तो 1920 के जुलाई एडिशन के अंदर उनके एडिटर साहब ने बोगर को ऑनर देने के लिए लिखा, बोगर इज द बोनिंगसन ऑफ अमेरिका। ये एक बहुत बड़ा आई थिंक मेडल था उनके लिए। और इसी तरह का मेडल जो भी हम जानते हैं, डॉक्टर जुगल किशोर साहब ने दिया था
डॉक्टर एम एल अग्रवाल साहब को। डॉक्टर एम एल अग्रवाल साहब, अगर आप जानते हैं, दिल्ली में साउथ अनारकली एक्सटेंशन, उन्होंने जो भी बुक्स पब्लिश की थी, और डॉक्टर जुगल किशोर साहब उनको कहते थे, ही इज दी बॉर्निंगर सन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जस्ट जस्ट टू लिंक द memories, so I am just telling you। ये एक पिक्टोग्राम है जिसमें आई ट्राई टू एनालाइज कि एक जो जितना काम, अगर हम देखें कि मैं ये मानता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में आज तक सिर्फ 3 रिपोर्टोरियंस हुए। फर्स्ट इज बोनिंग हसन साहब, सेकंड इज कैंट, एंड थर्ड इज बोबर। इसके बाद कोई रिपोर्टोरियन नहीं हुआ। हमने या तो कैंट साहब के काम को आगे बढ़ाया, या कैंटियन फॉर्मेट यूज़ किया, क्यों कंप्यूटर्स के अंदर आसान था। सबसे पहले कैंटियन रिपोर्टरीज, और उसी में अपेंडमेंट या ऑगमेंटेशन या एडिशन, वो सब कैंटियन फॉर्मेट पे ही हुआ। बाद में कुछ कुछ बोनिंग हसन के ऊपर काम हुआ। तो एज ए रिपर्टोरियन अगर हम देखेंगे तो बोनिंगहसन, कैंट और बोगर साहब को जब हम कंपेयर करते हैं, तो सबसे ज़्यादा काम रिपर्टरी के अंदर बोगर साहब ने किया। फर्स्ट अगर हम देखें तो 1900 में एंटीसोरिक रिपर्टरी पब्लिश की। उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर कोई एक्सपेंशन या कोई एडिशन, ऐसा कोई काम नहीं किया। फिर 1905 में 19 इसका मतलब 1900 के बाद से उन्होंने बीबीसीआर पे काम करना शुरू किया, और जो भी उनका थॉट प्रोसेस रहा, और जो भी काम थे बोनिंगहसन के, उनको एक्यूमुलेट किया, और 1905 के अंदर बीबीसीआर पब्लिश की। अगर हम 1905 की बीबीसीआर और उनके गुजर जाने के बाद की जो बीबीसीआर है उसको कंपेयर करेंगे, तो बहुत सारा जो भी उनकी मैन्युस्क्रिप्ट पहुंची होगी रॉ एंड कंपनी के बाद, तो वो चेंज हुआ। और वो निरंतर, अगर आप देखें, 1905 से लेकर अपने मरने तक बीबीसीआर पे काम किया। 2 बार उनकी मैन्युस्क्रिप्ट जली भी, और वो मैन्युस्क्रिप्ट जितनी भी बची थी वो सब इंडिया आई थी, और बीबीसीआर 2 बनी। इस पे उन्होंने लगातार 1905 से लेकर 1935, 30 साल एक एक ऑथर, एक टीचर उस पे लगातार काम कर रहा है। और इसी बीच में जब आप एक किसी कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, हम देखते हैं कि 10 साल काम करने के बाद 1905 से एक एवोल्यूशन हुआ। 1915 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम सिनॉप्टिक की रिपर्टरी और मेट्रिया मेडिका रहा 1915 के अंदर। तो 10 साल यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि 10 साल एक पीरियड, एक ऑथर या एक रिपोर्टोरियन ने कैसे एक कंसेप्ट को इवॉल्व किया, और बोगर सिनॉप्टिक की उन्होंने पब्लिश की। 1915 में पब्लिश फर्स्ट एडिशन के बाद ही तुरंत वो इतना उस बुक का डिमांड हुआ कि वो आउट ऑफ प्रिंट हो गई, और 1916 में सेकंड एडिशन उनको तुरंत प्रिंट करना पड़ा। तो वो बीबीसीआर पे काम कर रहे थे उस टाइम अगर हम देखें तो वो सिनॉप्टिक की पे भी काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। एक थॉट प्रोसेस इवॉल्व हो रहा था बोनिंगहसन के काम के बाद, जो कि बीबीसीआर अगर हम कहेंगे तो ये बोनिंगहसन का काम था, जो कि उनका कंपाइलेशन था, और बोगर सिनॉप्टिक की उनका काम था, जो कि उसका डेरिवेटिव था बीबीसीआर का। और जब ये काम, अब वो अगर हम देखें टाइमलाइन के हिसाब से, वो अब 2 मैन्यूस्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, बीबीसीआर एंड साइमल्टेनियसली सिनॉप्टिक की। और फिर एक और टाइम पीरियड आता है जिसमें कि उन्होंने उसका एक फर्दर एक्सटेंशन जनरल एनालिसिस पब्लिश किया, और वो भी पॉपुलर हुआ, और अपनी लाइफ टाइम में ही उन्होंने उसके 5 एडिशंस पब्लिश किए सिनॉप्टिक की के
4 एडिशंस पब्लिश किए। तो अगर आप इस टाइमलाइन में 1935 तक, Dr. C.M. Boger was working on BBCR, working on synoptic key, working on जनरल एनालिसिस, जो एक थॉट प्रोसेस वो इवॉल्व कर रहे थे, तो उस पे लगातार काम भी कर रहे थे। और उनके डिफरेंट आर्टिकल, सेमिनार्स और सिम्पोजियम्स वो डिफरेंट मैगजीन्स में पब्लिश भी होते रहे। और मैंने उनको एनलिस्ट किया कि more than 200 articles he published in Hahnemannian Association ट्रांसैक्शंस के अंदर, और होम्योपैथिक रिकॉर्डर, और बहुत सारे जो भी उस टाइम पे प्रेवलेंट जर्नल्स थे, उनमें हमें डॉक्टर बोगर साहब के आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। एंड क्या टाइम तो नहीं हुआ है अभी? आपके पास में केवल 15 मिनट बचे हैं, 10 मिनट, 12 मिनट बचे हैं। अच्छा, 12 मिनट बचे हैं। जी जी, सॉरी, मैंने टाइम ज्यादा ले लिया है। ठीक है सर, आप कंटिन्यू कीजिए तब तक। बहुत मैं अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो अगर ये फिर मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं इन सब ये जो फिर किस किस साल में क्या क्या हो रहा था, ये मैं अभी नोट कर रहा हूँ। तो अगर हम देखें बोगर साहब के जो, जब हम पीछे वाली स्लाइड पे देखते हैं कि उन्होंने 3 डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट पे लगातार काम कर रहे थे, तो हमने उनके जो मरने के बाद उनकी जो थर्ड वाइफ थी एना, उन्होंने समहाउ, वो एक जील थी कि ये काम बंद नहीं होना चाहिए और ये काम तालों में या खत्म नहीं हो जाना चाहिए। तो जो भी डॉक्टर एम एल धावले साहब थे और जो रॉय एंड कंपनी भी फॉलो कर रही थी डॉक्टर बोगर साहब के टाइम में, उनके हमें लेटर मिलते हैं। और इवन जो साल्जर एंड कंपनी है और डॉक्टर एन के बनर्जी साहब, ये सब डॉक्टर बोगर साहब के साथ कम्युनिकेशन में थे। और उन तीनों मैन्युस्क्रिप्ट का जो मटेरियल था वो किस तरह से इंडिया में आया और डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो बीबीसीआर की जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो पहुंची थी रॉय एंड कंपनी बॉम्बे, जो कि उन्होंने सेकंड एडिशन पब्लिश किया। लेकिन वो मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ है ये अब किसी को नहीं मालूम। बीएसके की जो सिनॉप्टिक की हाँ, उसके 4 एडिशंस वो अपनी लाइफ टाइम में निकाल चुके थे। तो उसके बाद की जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो मिली थी डॉक्टर एन के बनर्जी साहब को, साल्जर एंड कंपनी के थ्रू। उन्होंने फिर नेक्स्ट 2 एडिशंस पब्लिश किए थे। एंड जनरल एनालिसिस मिला था डॉक्टर धावले साहब को, क्योंकि वो उनके साथ कम्युनिकेशन में थे। और वो उन्होंने फिर बाद में उनकी डेथ के बाद उसको कंपाइल किया मैन्युस्क्रिप्ट से। तो ये डिफरेंट, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जो जो रिपर्टोरियंस हैं, अगर हम 3 रिपर्टोरियंस को कंपेयर करेंगे, तो सबसे ज्यादा रिपर्टरी के अंदर काम डॉक्टर सी एम बोगर साहब ने किया। और वो धीरे धीरे शायद कम भी होता गया, और इट समहाउ एट द वर्ज ऑफ लॉस्ट। फिर ये फर्स्ट डॉक्टर नॉर्बर्ट विंटर है, उन्होंने शेयर किया कि जो फर्स्ट एडिशन था सिनॉप्टिक की रिपोर्टरी का, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। यहाँ पे अब ये जानने की जरूरत थी कि किस तरह से बीबीसीआर से सिनॉप्टिक की जो 10 साल में डिराइव किया उन्होंने, उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आई ट्राई टू फाइंड आउट कि किस तरह से सिनॉप्टिक की का एवोल्यूशन हुआ बीबीसीआर से, वो मैंने देखा। और कुछ रूब्रिक्स मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में निकाले समहाउ। ये मेरी बुक बोगर्स लेगेसी में ही है, और ये मेरी थीसिस में भी थे। तो उसको अगर हम देखें कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ सिनॉप्टिक की का, तो BBCR 1 से उन्होंने मैक्सिमली 5 मार्क्स रेमेडी और कुछ सेलेक्टिव रूब्रिक्स पिक किए थे अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। और उसके बाद उन्होंने उसको एक्सपेंड करते चले गए, BSK 1, BSK 2, BSK 3, BSK 4, वो ये 4 एडिशन उनकी लाइफ टाइम के थे, और बाद के 2 एडिशंस थे। तो जजिंग फ्रॉम बोगर्स लेटर वर्क्स, मेरी उस टाइम पे जूलियन विंस्टन साहब से भी कम्युनिकेशन होती थी ईमेल पे।
तो उन्होंने जो बात लिखी थी, तो ये मैं पढ़ के सुना। आई वुड से दैट बोगर्स थिंकिंग वाज वेरी मच अलोंग विद द बोनिंगसन्स लाइन। if there was anyone if there was anyone who really understood what बोनिंगसन was doing, it must be बोगर। वो बोगर थे जो जिन्होंने बोनिंगसन के काम को समझा। और उसके बाद उन्होंने एक और लाइन लिखी, इन द ग्रुपिंग ऑफ सिम्टम्स, wording of the rubrics, as well as the placing of the drugs, Dr. Boger's unique and excellent arrangement as found in this synoptic key has been mainly followed। तो अगर हम ब्रॉडली स्पीकिंग अगर देखें तो 1915 16 28। सॉरी डॉक्टर साहब, जी 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 जी। थोड़ा सा समय तो पूरा हो गया है, अभी कितने स्लाइड आपके? डॉक्टर साहब अभी 10-15 स्लाइड्स और हैं। सर आप तो कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक केस है, वो केस छोड़ देता हूँ। अगर कुछ इम्पोर्टेंट है एक दो मिनट में हाँ, एक दो मिनट ठीक है। ये सारा जितना भी इंफॉर्मेशन है और केसेस हैं वो अभी मेरी बुक बोगस लेगेसी में है। ये सारा मटेरियल उसमें मेंशन्ड है, इससे ज्यादा कहीं मेंशन्ड है। और अगर आप चाहें तो बीजन पब्लिशर्स इनको पब्लिश कर रहा है, तो वहां से बुक ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और बोगस लेगेसी जी जी डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाहूंगा, ये बोगर लेगेसी का जो आपने किताब लिखा और उसका जो रिव्यू लिखा है, आप शायद जो आपने मुझे भेजा था किताब और रिव्यू लिखा, और आज का लेक्चर मैं सुन करके मुझे आज बहुत सारी पुरानी बातें याद ताजा हो गई जी इस प्रेजेंटेशन से। यहाँ पे बोगस लेगेसी की एक लास्ट स्लाइड में शेयर करना चाहता हूँ कि बोगस लेगेसी मेरी बुक नहीं है। बोगस लेगेसी बहुत सारी बुक्स हैं जो कि इंडिया के अंदर पब्लिश्ड हैं। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्लाइड है जिसमें कि बीबीसीआर है, डॉक्टर बोगर की 3 बुकलेट्स थी, सिनॉप्टिक की है, फिर डॉक्टर शशिकांत तिवारी साहब ने 2 बुक्स निकाली, एक डॉक्टर वैशाली हैं, डॉक्टर फारूक जे मास्टर हैं। तो इन सबको आप जरूर पढ़िए। ओके सर, थैंक यू सर, जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू एवरीवन। वंडरफुल लेक्चर्स के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। समय का थोड़ा सा पाबंदी सॉरी मैं शायद टाइम के साथ नहीं फॉलो कर पाया। इसके साथ में हम लोग सेशन को समाप्त करते हैं और the session is handed over to Dr. Bindu Raj for the next session. Thank you with the thanks to Dr. Anil Singhal.